हाय फ्रेंड्स, हम इस सीरीज में देखेंगे एक अरे क्या होता है और अरे से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे बेसिक टू एडवांस। तो सबसे पहले समझ लेते हैं एक अरे क्या होता है। सपोज आपके पास कुछ डेटा है इस तरीके का, एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स है। ये नंबर्स भी हो सकते हैं, कोई कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो अभी हम मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 2, 4, 8, 6, 12 और 3। अब हम इन्हें मेमोरी में कैसे रखेंगे। सपोज हमारे पास लैंग्वेज में इंट, बूल, स्ट्रिंग ये सब अवेलेबल है, बट वो एक ही एलिमेंट रखते हैं। आपको 10 इंट्स रखने होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप हर बार एक इंट क्रिएट करोगे, इंट ए, इंट बी, इंट सी, इस तरीके से नहीं कर सकते। अगर 100 एलिमेंट्स हुए तो हम 100 इंटीजर्स के लिए 100 इंट्स नहीं बनाएंगे, तो हम बेसिकली बनाते हैं एक एरे। सबसे easiest data structure है array. To place some collection of numbers और collection of elements हम एक array बनाते हैं। array उन numbers को या उन elements को continuously memory में place करते हैं। तो ये हमने एक array बनाई है। This is our array। ठीक है, ये memory में कैसे place होता है? Continuously मतलब एक element, उसके बराबर में नेक्स्ट एलिमेंट, उसके बराबर में नेक्स्ट, उसके बराबर में नेक्स्ट और देन नेक्स्ट। अब कंटिन्यूअसली होने की वजह से इनके एड्रेसेस किस तरीके से होते हैं। दिस इज, इफ दिस इज 1000 तो ये क्या होगा 1004। वाई 1004? क्योंकि एक इंट मेमोरी में 4 बाइट्स लेता है। 4 बाइट्स ले रहा है अगर, तो हर एलिमेंट ने 4 बाइट्स लिए, तो नेक्स्ट एलिमेंट किस पे आया 1004 पर। नेक्स्ट एड्रेस 1008, देन 1012, इसी तरीके से 1016 एंड देन 1020। हमने देखा कि इसके एड्रेस कंटिन्यूअस होते हैं क्योंकि एलिमेंट्स एरे में कंटिन्यूअसली प्लेस होते हैं। यही इसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है। कंटिन्यूअस प्लेस होने की वजह से हम उसे एक इंडेक्स दे देते हैं, और इंडेक्स किससे शुरू होता है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5। फर्स्ट एलिमेंट को हम मानते हैं इट इज प्लेस्ड एट 0 इंडेक्स, सेकेंड को फर्स्ट पर, थर्ड को सेकेंड पे। इसी तरीके से हम सारे एलिमेंट्स को एक कंटिन्यूअस इंडेक्स देते हैं। इंडेक्स क्यों देते हैं? ताकि हम उसको इंडेक्स से गेट कर पाए। अभी समझ लेते हैं कैसे। सपोज ये हमारी एक एरे है और इसमें मैंने इंडेक्स लिखे हैं और एड्रेस लिखा है, जो अभी हमने देखा। अब इसमें हमें क्या करना है, अगर हमको इसमें कोई एलिमेंट एक्सेस करना है, सपोज हमको सेकेंड एलिमेंट एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे। ये हमने एरे बनाई है, पहले देखते हैं एरे बनती कैसे है। इंट, अगर हमें इंट टाइप की एरे बनानी है तो हम एरे बनाएंगे, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएंगे। ऊपर हमने 6 एलिमेंट्स की एरे बनाई है, तो C++ में एक एरे का डिक्लेरेशन इस तरीके से होती है, C एंड C++ में। अगर आपको कोई कैर टाइप की एरे बनानी है तो आप इस इंट की जगह कैर लिख देंगे या बूल लिख देंगे। इस एरे में 6 एलिमेंट्स हमने लिए हैं, तो हमारी मेमोरी में 6 इंट्स की स्पेस एलोकेट हो जाएगी। और कैसे एलोकेट होगी? कंटिन्यूअसली। अब सपोज हमको इसका सेकेंड एलिमेंट एक्सेस करना है। सेकेंड एलिमेंट मीन्स दिस इज आवर सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट इंडेक्स एक कम होता है क्योंकि इंडेक्स 0 से शुरू होता है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होने की वजह से सेकेंड एलिमेंट का इंडेक्स होगा 1, थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स होगा 2। सपोज हमको सेकेंड एलिमेंट एक्सेस करना है, तो हमें क्या करना होगा, हम सीधा कैसे लिखेंगे, एरे 1। एरे में उसका इंडेक्स हम जब मेंशन करेंगे तो हमें वो पर्टिकुलर एलिमेंट मिल जाएगा। दिस विल गिव अस 4 इन दिस केस, क्योंकि हमारे सेकेंड प्लेस पर 4 रखा हुआ है। 4 है तो एरे 1, हमने यहाँ इंडेक्स रखा, ये इंडेक्स, तो हमको क्या मिल गया 4। हम उसे एडिट भी कर सकते हैं। एडिट कैसे कर सकते हैं? जैसे अगर हम लिखते हैं एरे 1 इक्वल्स टू 10, तो क्या हो जाएगा, यहां पर 4 की जगह 10 आ जाएगा। अब एक बार समझते हैं कि ये एक्सेस होता कैसे है। बिकॉज मेमोरी में एरे कंटिन्यूअस प्लेस होती है, उसकी वजह से
जब भी हम कोई एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, कोई इंडेक्स को एक्सेस करते हैं, तो बेस एड्रेस से, बेस एड्रेस क्या है, दिस इज द बेस एड्रेस, बेस एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। तो बेस एड्रेस से अपने आप उस लोकेशन का एड्रेस कैलकुलेट हो जाता है। कैसे? हम एड्रेस निकाल सकते हैं किसी भी ith एलिमेंट का। इंटरनली प्रोग्राम किसी भी ith एलिमेंट का डायरेक्टली एड्रेस निकाल के उसको एक्सेस कर सकता है। कैसे एक्सेस करता है? एड्रेस ऑफ ith एलिमेंट कैसे निकलेगा? बेस एड्रेस, बेस एड्रेस, ये हमारा बेस एड्रेस है, बेस एड्रेस प्लस ith एलिमेंट I इंटू साइज ऑफ एलिमेंट। साइज ऑफ एलिमेंट इनके केस में 4 है। तो अगर हम देखें यहां पर, सपोज सेकेंड एलिमेंट का एड्रेस निकालना है, तो हम यहाँ पे I को लेंगे 1, हमारा बेस एड्रेस क्या हुआ 1000, I हुआ 1, साइज ऑफ एलिमेंट हुआ 4, तो सेकेंड एलिमेंट का एड्रेस आ गया 1004। और इंटरनली लैंग्वेज डायरेक्टली उस एलिमेंट पर जाती है, 1004 एलिमेंट पर गई और वहां से वो उस एलिमेंट को गेट कर लेती है। तो ऐसे ही होता है जब हम array 1 लिखते हैं, डायरेक्टली उस एड्रेस पर जाकर एलिमेंट गेट हो सकता है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ कीपिंग द एलिमेंट्स कंटिन्यूसली। हर डेटा स्ट्रक्चर में हम कंटिन्यूसली नहीं रखते हैं, सिर्फ array में रखते हैं। कंटिन्यूस रखने की वजह से वो हमें एक बेनिफिट प्रोवाइड करता है कि डायरेक्ट एक्सेस आराम से बिना ट्रैवर्स किए सिंगल ऑपरेशन में हमको मिल जाता है। अभी जब हम इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज समझेंगे तब हमें पता लगेगा कि डायरेक्ट एक्सेस और बाकी अदर ऑपरेशंस में एरे की क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? वो है कितना टाइम आपका प्रोग्राम लेता है। लेट्स सी ऑपरेशंस ऑफ एरे। पहली ऑपरेशन है हमारी डायरेक्ट एक्सेस। ये हमारी एक एरे है, उनका इंडेक्स क्या होगा 0 1 2 3 4 5। ये इंडेक्स होगा क्योंकि इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है। एरे हमने रखा है एरे में। तो अगर हम डायरेक्टली एक्सेस करते हैं एरे 3, तो हमको ये कौन सा एलिमेंट दे देगा? दिस एलिमेंट। हम बोलते हैं एरे 5, तो इट विल गिव अस नंबर 3। तो क्या हुआ? हमने इंडेक्स से किसी भी एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी एरे एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। और ये हमने अभी देखा कि इंटरनली प्रोग्राम कैसे डायरेक्टली उस एड्रेस पे जाके एलिमेंट को एक्सेस कर सकता है। अब समझते हैं डायरेक्ट एक्सेस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगती है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे पहले होती क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का हम एक सेपरेट लेक्चर देखेंगे, बट अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है किसी भी प्रोग्राम को रन करने में कितना टाइम लगा है। अगर आप उसमें कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो उस ऑपरेशन में आपका प्रोग्राम कितना एग्जीक्यूशन टाइम ले रहा है। और ये ज़रूरी क्यों होता है? ये ज़रूरी इसलिए होता है कि इसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे आपने जो भी प्रोग्राम या जो भी सोल्यूशन इंटरव्यू में दिया है वो कितना फास्ट है। हमको हमेशा ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच देनी होती है, और ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच वही होती है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम होती है। धीरे धीरे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम हर क्वेश्चन की जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे तो हमें बहुत क्लियर हो जाएगा कि कौन सी अप्रोच बेटर है और हम कैसे इंटरव्यू के टाइम पे डिसाइड करें कि हमें क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। पर अभी इजी तरीके से ऐसे समझते हैं कि जितना भी आपने जो भी ऑपरेशन की है उस ऑपरेशन के ट्रेवर्सल में, उस ऑपरेशन में जितने एलिमेंट्स हैं, अब सपोज ये एक एरे है, इस एरे में कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स है, तो हम कह सकते हैं n6 है इसका। इसमें 6 एलिमेंट्स हैं तो इसका n है 6। 6 एलिमेंट्स में से हम कितने एलिमेंट्स को इस ऑपरेशन के लिए ट्रेवर्स कर रहे हैं वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता है। एक सिंपल वे में इसको ऐसे समझा जा सकता है। अब सपोज इस एग्जांपल में, इस ऑपरेशन में, डायरेक्ट एक्सेस ऑपरेशन में हमने थर्ड एलिमेंट निकालने के लिए क्या हमने कोई ट्रेवर्सल किया कि हम पहले इसके पास गए हो फिर यहाँ गए हो फिर यहाँ गए हो? ऐसा कोई ट्रेवर्सल हमने नहीं किया। हम डायरेक्टली उस एलिमेंट पर गए, उसको रीड कर लिया। फिफ्थ एलिमेंट निकालने के लिए भी डायरेक्टली हम यहाँ गए, रीड कर लिया। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बिग O ऑफ 1। बिग O एक
नोटेशन है जिसमें हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 हमको बताता है कि हमने कितना टाइम लगाया इन द टर्म्स ऑफ n। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पर n है 6। n की फॉर्म में हमने कितना टाइम इस ऑपरेशन में लगाया, वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसी कैसी हो सकती है? बिग O ऑफ n भी हो सकती थी, बिग O ऑफ n स्क्वायर हो सकती थी, या बिग O ऑफ n log n हो सकती थी, कुछ भी हो सकती थी। बट यहाँ पर क्योंकि हमने कोई ट्रेवर्सल किया ही नहीं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई? बिग O ऑफ 1। बाकियों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, फिर हमको समझ में आएगा कि यहाँ बिग O ऑफ 1 क्यों है। आगे चलने से पहले एक चीज समझ लेते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज किस तरीके से होती है, कैसे होती हैं। बिग O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टेक्स लेस टाइम कंपेयर्ड टू बिग O ऑफ log n। log n भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इट टेक्स लेस टाइम कंपेयर्ड टू बिग O ऑफ n, and this further take less time compared to n log n, and then big O of n square। तो सबसे कम टाइम बिग O of 1 में लगता है, और सबसे ज्यादा टाइम इन 5 ऑपरेशंस, इन 5 टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज में से बिग O of n स्क्वायर को लगता है। अगर अभी समझ नहीं आ रहा तो डोंट वरी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक सेपरेट लेक्चर करेंगे, उसमें हम डिफरेंट कोड्स लिखेंगे और उसमें अंडरस्टैंड करेंगे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। बट अभी के लिए इन ऑपरेशंस के लिए जस्ट रिमेंबर दिस कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली हम कैसे स्मॉल इजीएस्ट वे में निकाल सकते हैं, और वो कंपैरिजन में कौन सी फास्टर है। ओके, लेट्स सी आवर नेक्स्ट ऑपरेशन। तो हमारी सेकेंड ऑपरेशन है इंसर्ट एट द एंड। सपोज ये हमारी अरे है जिसमें हम 7 एलिमेंट्स प्लेस कर सकते हैं। तो हमारी अरे कैसी है? इंट अरे 7, क्योंकि हम इसमें 7 एलिमेंट्स प्लेस कर सकते हैं। अब हमें एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है अरे के एंड में, दैट इज सपोज हमें इंसर्ट करना है 12। अब 12 इंसर्ट हम कैसे कर सकते हैं? डायरेक्टली हमारे पास इंडेक्स हैं, दीज आर द इंडेक्स, 0 से स्टार्ट होते हैं एंड दीज आर द इंडेक्स। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं अरे 5 इज इक्वल टू 12। क्या किया हमने? डायरेक्टली इंडेक्स पर गए और उस पर उस एलिमेंट को प्लेस कर दिया। जनरली जब हम अरे के प्रोग्राम्स करेंगे तो हम एक चीज देखेंगे कि हम इस तरीके के इंसर्शंस कैसे करते हैं। हम एक इंडेक्स, करंट इंडेक्स मेंटेन कर लेते हैं, एक करंट इंडेक्स मेंटेन कर लेते हैं, एक इंट करंट इंडेक्स इनिशियलाइज होता है 0 से, और ये मूव करता रहता है जैसे भी हम एलिमेंट्स इंसर्ट करते रहते हैं। तो हमेशा करंट इंडेक्स उस पोजीशन को पॉइंट करता है जहां पर हमको नया एलिमेंट इंसर्ट करना है। हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि जब हम अरे के क्वेश्चंस करेंगे हम हमेशा करंट इंडेक्स वेरिएबल यूज करेंगे जहां पर हम इंसर्ट करेंगे। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? अरे करंट इंडेक्स प्लस प्लस इज इक्वल टू 12। इस तरीके से हम इंसर्शन कर देते हैं। किसी भी पॉइंट पे हमारा करंट इंडेक्स किसे प्लेस कर रहा होता है? जहां पर हमको नया एलिमेंट डालना है। तो अभी हमारी इसकी लोकेशन होगी 5, 4 एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट लोकेशन जहां डालना है उसकी करंट लोकेशन होगी 5। जैसे ही हम नया एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं साथ में ही हम उसको प्लस प्लस कर रहे हैं। प्लस प्लस कर रहे हैं मतलब इसको हम 6 बना रहे हैं। तो नेक्स्ट करंट इंडेक्स कहां प्लेस करने लगेगा? यहाँ। दिस इज द वे हाउ वी इंसर्ट एन एलिमेंट इन एन array. ओके, सो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? तो अगर हम देखें इस केस में भी हमने एलिमेंट को इंसर्ट करने में सिंगल स्टेप लिया। हमें कोई एलिमेंट्स को हर लोकेशन पे जाना नहीं पड़ा, हर लोकेशन पे मूव करके फिर एलिमेंट को इंसर्ट नहीं करना पड़ा। डायरेक्टली हमने उसे एक्सेस किया और वहां पर एलिमेंट प्लेस कर दिया। तो हमारी फिर से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई? बिग O ऑफ 1 इन द केस ऑफ इंसर्शन एट द एंड इन एन एरे। ओके, अगर यही केस होता डिलीशन, डिलीशन फ्रॉम द एंड। So third operation is deletion from the end. So this is our array. इस array में 6 elements हैं और हमको लास्ट एलिमेंट, जो भी लास्ट प्लेस एलिमेंट है उसको डिलीट करना है। तो क्या डिलीट करना है? हमको ये डिलीट करना है। इसका इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5, दीज आर द इंडेक्सेस। तो इसका इंडेक्स है 4। अभी हमें फोर्थ एलिमेंट का डेटा डिलीट करना है। जैसे मैंने प्रीवियसली बताया कि हम एक करंट इंडेक्स रखते हैं। तो अभी एग्जिस्टिंग अरे में विदाउट डिलीशन करंट इंडेक्स इज पॉइंटिंग हियर। क्यों?
करंट इंडेक्स कहाँ रखते हैं हम? जहां पर हमको एलिमेंट को प्लेस करना है। तो यहाँ हमें नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ प्लेस होगा? अगर ये हमारी एग्जिस्टिंग अरे है तो नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ प्लेस होगा? यहाँ पर, इस लोकेशन पर। इस लोकेशन पे प्लेस करने के लिए हमारा करंट इंडेक्स पॉइंट कर रहा होगा इंडेक्स 5 को। करंट इंडेक्स अभी 5 है। हमें अगर डिलीट करना है तो सिंपली हम करंट इंडेक्स को 1 पोजीशन माइनस कर देते हैं। हमने क्या किया? करंट इंडेक्स को 5 से 4 बना दिया। 4 बनाने से क्या हुआ? पहले ये था हमारा करंट इंडेक्स, हम करंट इंडेक्स को यहाँ लिया। यहाँ लाने से क्या होगा? जब भी आप कोई इंसर्शन करोगे तो इस जगह पे इंसर्ट हो जाएगा और हमें पता है कि हमारे एलिमेंट्स कहाँ तक प्लेस है? करंट इंडेक्स -1 तक। पहले हमारे एलिमेंट्स कहाँ से प्लेस थे? 0 से 4 तक। 5th पे हमें नया एलिमेंट डालना था। जैसे ही हमने करंट इंडेक्स माइनस किया तो हमारे एलिमेंट्स कहाँ तक प्लेस है? 0 से इंडेक्स 3 तक, यहाँ तक। और हमारा नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ प्लेस होगा? एलिमेंट 4 पर। कुछ नहीं करना, सिर्फ करंट इंडेक्स को डिक्रीमेंट कर दो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई इस केस में? अगेन बिग O ऑफ 1, सिंगल ऑपरेशन और उसी में हमारा डिलीशन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ ऑपरेशन। ये है हमारी फोर्थ ऑपरेशन। इस ऑपरेशन में हमें क्या करना है? एलिमेंट को इंसर्ट करना है एट द स्टार्ट ऑफ लिंक लिस्ट, मींस यहां पर। अब यहां पर कैसे इंसर्ट करोगे? इंडेक्स मार्क कर लेते हैं पहले। दीज आर आवर इंडेक्सेस। फर्स्ट लोकेशन पे एरे में इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? ये है हमारा करंट इंडेक्स। जहां हम नेक्स्ट एलिमेंट को प्लेस करते हैं वहां हम अपना करंट इंडेक्स रखते हैं। हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी एरे में एनफ स्पेस है टू इंसर्ट न्यू एलिमेंट्स। जब नहीं होगा वो केस भी डिस्कस करेंगे, पर अभी मान लेते हैं कि हमारी एरे में एनफ स्पेस है कि हम कोई भी एलिमेंट इंसर्ट कर सके। तो इस केस में अब हमें स्टार्टिंग में इंसर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा? हमें हर एलिमेंट को 1 प्लेस राइट मूव करना होगा। 6 को यहाँ, 4 को यहाँ, 3 को यहाँ, 8 को यहाँ, 4 को यहाँ, देन 2 को यहाँ। देन यहाँ पर एक वेकेंट स्पेस बनेगी और वहां हम अपना नया एलिमेंट इंसर्ट कर देंगे। सपोज न्यू एलिमेंट जो हमें इंसर्ट करना है वो है 7। हमें 7 इंसर्ट करना है एट द स्टार्ट ऑफ दिस एरे। तो हम क्या करेंगे? हम इस एरे में मूव करना स्टार्ट करेंगे। 6 को यहाँ प्लेस कर देंगे, 4 को लास्ट में, देन 3 को मूव करेंगे लेफ्ट, 8 को पोजीशन 3 पर, 4 को पोजीशन इंडेक्स 2 पर, दीज आर द इंडेक्स, और 2 को यहाँ। देन यहाँ वेकेंट स्पेस बनी और यहाँ हमने डाल दिया 7। कोड कैसे लिखेंगे? कोड देख लेते हैं। हमने क्या किया? लास्ट से मूव किया, यहाँ से लास्ट से मतलब दिस इज द करंट इंडेक्स -1 से मूव किया। तो कोड कैसे होगा? इंट I इक्वल टू करंट इंडेक्स -1, I greater than equals to 0, I plus plus, sorry, I minus minus, and what we have to do? We have to move our array I plus 1 equals to array I. I plus 1 क्या है? I plus 1 ये है, उसमें हमने I वाला एलिमेंट डाला। कहाँ तक डालते गए? जब तक कि I equals to 1 तक, I equals to 0 तक, I greater than equals to 0। I 0 है मतलब I plus 1 पे हमने इसे मूव किया। उसके बाद क्या किया? लास्ट स्टेप, एरे 0 equals to 7। फर्स्ट पोजीशन पे 0th इंडेक्स पे हमने अपना 7 प्लेस कर दिया। अब इसमें डू यू थिंक कुछ मिसिंग है? है मिसिंग। हमारा करंट इंडेक्स कहाँ था पहले? लोकेशन 6 पे, और अब कहाँ हो जाना चाहिए हमारा करंट इंडेक्स? यहाँ 6 से बाहर, 6 से बाहर, क्योंकि हमने एक नया एलिमेंट डाल दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे? करंट इंडेक्स प्लस प्लस। ओके, जब भी नया एलिमेंट डालेंगे करंट इंडेक्स प्लस होगा, जब भी एलिमेंट डिलीट करेंगे तो करंट इंडेक्स माइनस होगा। करंट इंडेक्स बताता है कि हमारा नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ आएगा। इस केस में अब हमारा करंट इंडेक्स हो गया 6।
हमारा करंट इंडेक्स हो गया 7, पहले 6 था, नाउ करंट इंडेक्स इज 7, दैट मीन्स नो मोर एलिमेंट्स कैन कम इन दिस एरे बिकॉज एरे का साइज ऑलरेडी 7 है। करेक्ट। अगर अभी कुछ कंफ्यूजन है तो अभी जैसे ही हम क्वेश्चंस करेंगे आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। इस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? क्या किया हमने ट्रेवर्सल किया है, क्योंकि इस बार हमने कोई डायरेक्टली तो एलिमेंट को नहीं प्लेस कर दिया। डायरेक्टली इस पोजीशन पे हमने क्या प्लेस किया 7? नहीं, हमने पहले सबको मूव किया राइट साइड एंड देन हमने स्पेस बनाई एंड देन 7 प्लेस किया। तो इस केस में बिकॉज एक फॉर लूप लगा है और सारे एलिमेंट ट्रेवर्स हुए हैं, तो इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n। कितनी होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? बिग O ऑफ n। इंसर्शन एट द लास्ट जब हमने देखा था, इंसर्शन डिलीशन एट द लास्ट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी बिग O ऑफ 1, बट एरे के केस में इंसर्शन एट द स्टार्टिंग, इवन इन डिलीशन एट द स्टार्टिंग, इट इज बिग O ऑफ n। अब एक बार डिलीशन भी देख लेते हैं। सो फोर्थ ऑपरेशन है डिलीशन एट द स्टार्ट ऑफ एरे। हमें क्या करना है? हमें फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना है। अब फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना है तो हम किसी भी स्पेस को खाली नहीं छोड़ सकते। तो अगर ये हमारे इंडेक्सेस हैं तो हमें 0 इंडेक्स एलिमेंट को डिलीट करना है। दैट मीन्स इसे डिलीट करने के लिए हमें हर एलिमेंट को लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। हर एलिमेंट को लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा और देन हमारा ये एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। तो क्या करेंगे? इसका कोड कैसे लिखेंगे? सिंपली जैसे अभी हमने पहले लिखा था, फॉर i इक्वल्स टू 1 से इस इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं, कहां तक जाते हैं? i लेस देन करंट इंडेक्स। अभी इस केस में हमारा करंट इंडेक्स कहाँ होगा? ऑब्वियसली जहां नेक्स्ट हमें इंसर्ट करना होता है, तो हमारा करंट इंडेक्स होगा 6। यहां पर हमारा करंट इंडेक्स कहाँ होगा? 6। i प्लस प्लस इस केस में। अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा कि करंट इंडेक्स 6 कैसे हो सकता है, तो हमेशा करंट इंडेक्स 6 का मतलब है हम नेक्स्ट कुछ भी इंसर्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास इस एरे में 6 ही एलिमेंट्स आ सकते हैं। करंट इंडेक्स हमें बताता है कि नेक्स्ट हमारा कहां पर एरे में इंसर्ट होना है। तो हम इस केस में करंट इंडेक्स के लेस तक ट्रेवर्स कर रहे हैं, 1 से लेके 5 तक। करेक्ट। ओके, अब हमने ट्रेवर्स किया तो क्या हुआ? 1 से 5 तक वही करेंगे। एरे i minus 1 is equal to array I, means this is i minus 1। यहां पर हमने डाल लिया ये। इसी तरीके से कहां तक चले हम? 5th एलिमेंट तक। देन क्या स्टेप मिस किया? अब क्या रह गया? करंट इंडेक्स माइनस माइनस। अब हमारा करंट इंडेक्स कहां आ जाएगा? 5 पर। करंट इंडेक्स कहां आ जाएगा? 5 पर, क्योंकि ये स्पेस वेकेंट हो जाएगी। कैसी दिखेगी हमारी एरे? अब हमारी एरे आफ्टर डिलीशन it will look something like this: 4 6 8 7 9 and we have one vacant space. So this space is vacant and this is our new current index 5. So it is important to do current index minus minus. I hope yahan tak clear hai. Okay, time complexity in this case, time complexity is again big O of n. क्यों? अगेन ट्रेवर्सल, सारे एलिमेंट्स ट्रेवर्स हुए हैं, सारे एलिमेंट्स ट्रेवर्स होंगे तो हमने n टाइम्स ट्रेवर्सल किया, दैट इज बिग O ऑफ n. ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट ऑपरेशन, दैट इज सर्चिंग इन एन एरे। सपोज हमारे पास ये एरे अवेलेबल है और हमें क्या सर्च करना है? हमें सर्च करना है 1। हमें सर्च करना है 1। तो हम कैसे सर्च करेंगे? हमें क्या करना होगा? हम हर एलिमेंट को ट्रेवर्स करेंगे, देखेंगे इज इट 1, इज इट 1, इज इट 1, एंड हर एलिमेंट को ऐसे ट्रेवर्स करके जहां हमें 1 मिल गया वहां से हम रिटर्न कर जाएंगे, और अगर नहीं मिला तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे या कुछ भी
-1 या जो भी हमारे प्रोग्राम में दिया है उसकी अकॉर्डिंगली हम रिटर्न कर देंगे। बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है इसका। एक लूप चलाओ, सारे एलिमेंट्स ट्रेवर्स करो, सारे इंडेक्स ट्रेवर्स करो, और जिस इंडेक्स पर भी वैल्यू मिल जाती है जो आप सर्च कर रहे हो उस पर रिटर्न कर दो। तो एक बार कोड देख लेते हैं। फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, और कहाँ तक चलेंगे? i लेस देन करंट इंडेक्स, देन i प्लस प्लस। ठीक है, और क्या करेंगे? इफ array i इक्वल्स टू की क्या है हमारी? दिस इज की। इफ इट इज इक्वल्स टू की, देन रिटर्न ट्रू। अगर हमें जस्ट वी हैव टू चेक की एलिमेंट है कि नहीं तो रिटर्न ट्रू, इंडेक्स रिटर्न करना है तो इंडेक्स रिटर्न करेंगे, एल्स अगर हमें नहीं मिलता एलिमेंट तो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, सो अगर एलिमेंट मिलता है रिटर्न ट्रू, नहीं मिलता है फॉल्स। पूरा लूप चलने के बाद भी अगर हमारा ट्रू रिटर्न नहीं हुआ, दैट मीन्स एलिमेंट नहीं मिला, एंड देन वी आर रिटर्निंग फॉल्स। So what is the time complexity in this case? Time complexity is a big O of what? Big O of n. क्यों big O of n? Again सारा ट्रेवर्सल हुआ है, ट्रेवर्स करने की वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O of n। ओके, तो इसमें आपको एक डाउट आ सकता है। वो डाउट क्या है? तो इसमें कुछ लोगों को ये डाउट आएगा कि सपोज हमको 4 सर्च करना होता, अगर हमें 4 सर्च करना है तो हमारा लूप तो यहीं ब्रेक हो जाएगा। दिस फॉर लूप विल ब्रेक एट लोकेशन 2, 0 चलेगा, 1 चलेगा और ब्रेक हो जाएगा। फिर बिग ओ ऑफ एन क्यों लिया? बिग ओ ऑफ एन इसलिए लिया क्योंकि हम एक जनरलाइज्ड केस लेते हैं। हमें नहीं पता कि हमें एलिमेंट सेकंड पोजीशन पे मिल जाएगा, हमें एलिमेंट थर्ड पोजीशन पे मिल जाएगा, या हमें एलिमेंट लास्ट पोजीशन पे मिलेगा। तो सपोज करो हमारे पास 1000, 10,000 या 5000 इस टाइप से कुछ एलिमेंट्स हैं हमारी अरे में, तो एक जनरलाइज्ड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस ऑपरेशन विल बी बिग O ऑफ एन। हम स्मॉलर कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। अगर आपका n-2 भी आता है ना तो आप 2 को इग्नोर करोगे, अगर आपका n-5 भी आता है ना तो आप 5 को इग्नोर करोगे, या कॉम्प्लेक्सिटी n+8 भी आती है ना तो आप स्मॉलर कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करोगे, क्योंकि हम मानकर चलते हैं हमारा n इज वेरी लार्ज। डोंट वरी अबाउट इट, हम ये सारी चीजें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब करेंगे तब देखेंगे। बट अभी के लिए इट इज वेरी इजी टू फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी ऑपरेशन, क्योंकि सिर्फ हमें ये देखना है कि हमने कितने एलिमेंट ट्रेवर्स किए। इस केस में n एलिमेंट ट्रेवर्स हुए, एक एवरेज, देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ n। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन इज सॉर्टिंग। सो सेवेंथ ऑपरेशन इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मीन्स आप एक एरे को के एलिमेंट्स को सॉर्ट कर रहे हो, अदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। पर सॉर्टिंग में बहुत सारे टाइप्स की सॉर्टिंग होती हैं, तो उनको हम एक सेपरेटली लेक्चर में देखेंगे, और अभी के लिए सिर्फ उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नोट कर लेते हैं ताकि हम क्वेश्चंस में उनको यूज कर पाए। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉर्टिंग इज बिग O ऑफ n log n। जो भी हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज कर लें, पर एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग O ऑफ n log n। आप अभी के लिए ये कॉम्प्लेक्सिटी याद रखो क्वेश्चंस में, ताकि हम फाइंड आउट कर पाए कि हमें सॉर्टिंग करनी है या नहीं करनी। अलग अलग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स क्या हैं और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी, एवरेज, बेस्ट, वर्स्ट, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। ओके, सो बिफोर एंडिंग दिस एक चीज और देख लेते हैं जो कि हमने अभी नहीं देखी है। हमारे पास एक ये एरे है जिसका साइज है 7, जिसका साइज है 7 मीन्स हमारे पास एक एरे है इंट एरे 7। तो इसमें अभी कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं? 7 एलिमेंट्स। इसके इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक चलेंगे? 0 से 6 तक। अब आप इसमें कोई नया एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, आपने एक एरे बनाई, जब बनाई थी वो 7 साइज के आपने इनिशियलाइज कर दिया कि इसमें 7 एलिमेंट्स ऑफ इंट्स चाहिए हमको। मेमोरी में आपको 7 इंट्स की कंटिन्यूस स्पेस एलोकेट हो गई, बट अब लेटर यू डिसाइड टू ऐड 2 मोर एलिमेंट्स इन दिस एरे। 2 और एलिमेंट्स ऐड करने, तो क्या आप ऐड कर सकते हो? कैसे करोगे? अभी जब हमने ऑपरेशंस की थी, इंसर्शन एट द स्टार्ट, एट द बिगनिंग, हमने एज्यूम किया था वी हैव एनफ स्पेस। बट सपोज अगर हमारे पास स्पेस नहीं है और हमें कुछ इंसर्ट करना पड़ता है, तो क्या हम कर सकते हैं? हम इस एरे में इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एरे का एक साइज होता है जो कि पहले ही इनिशियलाइजेशन के टाइम पे मेमोरी में एलोकेट हो जाता है। आप उससे ज़्यादा साइज का कुछ और एलोकेट नहीं कर सकते हैं।
अब अगर आपको और एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो आपको एक नया एरे बनाना पड़ेगा जिसका साइज आप अब फिर से डिसाइड कर सकते हो। आप एक और एरे बनाओगे, इंट array2 विच इज ऑफ साइज मे बी 10। अगर आपको 3 मोर एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो नया एरे बनाओगे array2 जिसका साइज आप रख रहे हो 10 और उसमें स्पेस आप 10 एलिमेंट्स की दोगे। देन अगर आपको सेम एरे रखना है तो फिर आप एरे 1 से कॉपी करोगे सारे एलिमेंट्स वापस से, देन यू विल हैव द स्पेस ऑफ 3 मोर न्यू एलिमेंट्स, तब आप इंसर्शन कर पाओगे। सेम एरे में एक बार इनिशियलाइज के बाद स्पेस नहीं बढ़ता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो एक बार देखते हैं कि हमने क्या क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी किस किस ऑपरेशंस की। तो सबसे पहले डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस के केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी बिग O ऑफ 1। इंसर्शन एंड डिलीशन एट द एंड हमने सिंगल स्टेप में किया था, इसका भी बिग O ऑफ 1। इंसर्शन एंड डिलीशन एट द स्टार्ट, स्टार्टिंग में हमने जब इंसर्ट किया था तो हमें सारे एलिमेंट्स ट्रेवर्स करने पड़े थे, मूव करने पड़े थे, शिफ्ट करने पड़े थे, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n। सर्चिंग अगेन सारी एरे ट्रेवर्स हुई थी, फिर से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ n एंड सॉर्टिंग इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग n log n। ओके, सो आई होप आपको एरे की सारी ऑपरेशंस क्लियर है। दीज आर द बेसिक ऑपरेशंस। बेसिक ऑपरेशंस जानना क्यों जरूरी है? ताकि हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें समझ में आना चाहिए कि कोई भी ऑपरेशन करने के टाइम पर कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है। तो अब इससे नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ एरेज, सारे एल्गोरिथम्स करेंगे जो भी एरेज पे लगते हैं, और हम ये भी देखेंगे किस टाइप की कंपनीज में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके बेसिक, एडवांस्ड और मल्टीपल वर्जन्स क्या हैं। ऑल्सो हर क्वेश्चन को करने के डिफरेंट तरीके हैं, तो हम इजी टू हार्ड सारे तरीके देखेंगे और बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच को फाइनल करेंगे।